चीयर्स फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें दिल्ली सल्तनत के समय और दिल्ली सल्तनत के बाद स्वतंत्र हुए भारतीय राज्यों को देखते हैं। इसमें भारत के उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में दोनों तरफ दिल्ली सल्तनत के अधीन जो शासन व्यवस्था चल रही थी, उसी के सामंत शक्तिशाली होकर नए राज्यों का गठन करते हैं और यह 14वीं शताब्दी के आसपास का काल होता है। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र राज्य 14वीं शताब्दी ईस्वी में, तो उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य और दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्य। तो इसमें हम मूल रूप से दक्षिणी भारत के दो राज्य, विजयनगर राज्य और बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे। और आइए जानते हैं उत्तर भारत के जो स्वतंत्र राज्य हुए थे 14वीं शताब्दी ईस्वी में, तो उसको देखा जाए तो पहला है जौनपुर राज्य। यह वर्तमान में यूपी में पड़ता है और इसके संस्थापक है मलिक सरवर। जम्मू और कश्मीर राज्य, यह आज भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है, और इसके उस समय के जो संस्थापक थे शाह मीर थे। और तीसरा आप देखिए मालवा राज्य, जो एमपी का क्षेत्र है, और एमपी मध्यकाल एवं प्राचीन काल में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहा है, इसलिए हर एक शासक मालवा पर अधिकार करना चाहते थे। तो उत्तर भारत में ये जो मालवा, जो वर्तमान में एमपी का क्षेत्र है, वह दिलावर खां के नेतृत्व में मालवा राज्य की स्थापना होती है स्वतंत्र रूप से। और गुजरात राज्य, जो वर्तमान में गुजरात में ही है, और यह मुजफ्फर शाह प्रथम के द्वारा स्थापित किया जाता है। और पांचवा देखिए बंगाल राज्य, जो पश्चिम बंगाल आज भारत में है और बांग्लादेश से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है, तो उस समय बंगाल राज्य कहलाता था 14वीं शताब्दी में, और यह हाजी इलियास खां के द्वारा स्थापित किया गया है। तो आइए हमें दक्षिण के राज्यों को देखते हैं जो कि राज्य स्वतंत्र हुए हैं। पहला देखिए विजयनगर साम्राज्य, और यह दोनों राज्य, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जिसमें देखिए विजयनगर साम्राज्य, यह कर्नाटक राज्यम भी कहलाता है, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा किया जाता है। और कहा जाता है कि यह काकतीय वंश के शासक के सामंत थे, और काकतीय वंश पर उस समय मोहम्मद बिन तुगलक या दिल्ली सल्तनत का आक्रमण हुआ था। वहां से इन दोनों भाइयों को पकड़ा गया था, और यह दिल्ली सल्तनत के बाद में कैद से मुक्त होकर वहां के राज दरबार में संलग्न हो गए। लेकिन हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत के राजकार्य में संलग्न हो गए। लेकिन दक्षिण में विद्रोह के समय हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने शपथ दिलाकर दक्षिण की ओर भेजा, लेकिन वहां आकर इन्होंने इस्लाम को त्याग कर एक नए राज्य की स्थापना की थी, जिसे विजयनगर साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसकी राजधानी हम्पी है। हम्पी का मूलतः अर्थ होता है खंडरों का शहर, लेकिन इसकी मूल राजधानी का नाम था हस्तिनावती, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य का भाग है। कर्नाटक में आज भी आप हम्पी के क्षेत्र को देख सकते हैं। दूसरा देखिए बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1347 में हुई थी, और इसके संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी राजधानी गुलबर्गा थी प्रारंभिक राजधानी, और बाद में इसकी राजधानी बीदर हो गई। तो आप इसको डिटेल में आप विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। आइए विजयनगर साम्राज्य को देखा जाए, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, और इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, संगम के 5 पुत्र थे, जिसमें से 2 पुत्र हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, यानी संगम वंश की स्थापना की थी। और देखिए विजयनगर का अर्थ होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, मतलब जीत का शहर, या इसको विजय का शहर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। और विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कहा जाता है विद्यारण्य संत ने ही इन्हें इस्लाम से पूरा हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। और इसकी राजधानी हम्पी या हस्तिनावती बनाई गई थी, और हस्तिनावती जो है वहां स्थित एक स्थानीय देवी का नाम है, जिसके नाम पर यह शहर की स्थापना की गई है। और जैसा कि हम्पी का अर्थ होता है खंडरों का शहर,
और यह तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। तो हम यदि विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य को जानने के लिए बहुत से स्रोत है, जिसमें से अगर देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेखीय स्रोत है, जिसमें कुछ ताम्रपत्र मिलते हैं जिसमें विजयनगर साम्राज्य के समय के वस्तु स्थिति का वर्णन करते हैं वो भी, और कुछ यात्रियों के यानी विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत भी है। तो यात्रा वृत्तांत में भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पुरातात्विक स्रोत के रूप में सबसे पहले 1800 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित थे। उनका नाम देखिए क्या है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी नाम है। और इन्होंने ही सबसे पहले हम्पी के खंडरों को लोगों के सामने प्रकाशित किया था, मतलब उसके बारे में उत्खनन किया और लोगों को अपने जर्नल्स के माध्यम से बताया। तीसरा देखिए यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में एक इटालियन यात्री निकोलो कांटी का विवरण महत्वपूर्ण है। और दूसरा देखिए फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक है, यह भी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। इसके अलावा पुर्तगाली कुछ यात्री जिसमें नूनीज, डिमेंगो पायस और बारबोसा का नाम आता है, इन्होंने भी समय समय पर विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और आप इन यात्रियों को ध्यान में रखिए है किस वंश में, यानी अगर देखा जाए तो संगम वंश हो गया, सुलु वंश हो गया, तुलु वंश हो गया, अड़ाविडु वंश, तो किस वंश के किस राजा के समय इन्होंने यात्रा की, ये एग्जाम में प्रश्न इससे बनते हैं। प्रथम और बुक्का प्रथम में देखा जाए तो दोनों काकातीय राजवंश के सामंत के रूप में कार्य करते थे, लेकिन काकातीय वंश पर दिल्ली सल्तनत का आक्रमण होता है और हरियर और बुक्का दोनों भाइयों को पकड़कर दिल्ली ले जाया जाता है कैद के रूप में। बाद में इस्लाम कबूलने के बाद उन्हें राजकीय कार्य में दिल्ली सल्तनत में लगा दिया जाता है। लेकिन दक्षिण में जल्द ही विद्रोह हो जाता है और इसी विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाइयों को दक्षिण भेजा जाता है, लेकिन वहां वे विद्यारण्य के प्रभाव में आकर इस्लाम को छोड़कर पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया था। देखिए जिसमें है प्रथम देखा जाए संगम वंश 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक है और ये हरियर प्रथम एवं बुक्का प्रथम द्वारा स्थापित है। दूसरा देखिए सालुब वंश है 1485 से 1505 में और यह सालुब नरसिंह के द्वारा स्थापित है। और देखिए तीसरा है तुलु वंश है 1505 से 1570 और यह है वीर नरसिंह के द्वारा स्थापित किया गया है। और देखिए अगला है अड़ाविडु वंश 1572 से 1652 ईस्वी तक है और यह तिरुमल के द्वारा स्थापित की गई है। तो ये 4 वंश काल क्रमानुसार आप ध्यान में रखिए, जैसे संगम वंश, सुलुब वंश, तुलुब वंश और अड़ाविडु वंश, तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप हो सके तो निमोनिम्स याद कर लीजिए, संगम वंश, सुलुब वंश, तुलुब वंश और अड़ाविडु वंश, यानी SSTA। तो इससे आप एग्जाम में प्रश्न को हल कर सकते हैं, याद रहेगा आपको। और जहां तक देखा जाए तो इसमें अगर देखें तो राजा कृष्णदेव राय जो कि एक प्रमुख शासक हुए हैं विजयनगर साम्राज्य के, तो वो तुलु वंश के शासक थे और इनका कालखंड अगर देखा जाए तो 1509 से लेकर 1529 तक का रहता है और इसी समय विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर देखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए ऐसे इसमें बहुत से प्रसिद्ध शासक रहे, लेकिन कृष्णदेव राय का विशेष अपना स्थान है। वंश का अंतिम शासक सदाशिव होता है और सदाशिव के समय ही देखा जाए तो यहाँ पर राक्षस तांगड़ी या बनहट्टी या तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, जो कि एक निर्णायक युद्ध होता है और इसमें विजयनगर साम्राज्य ध्वंस हो जाती है। तालीकोटा का युद्ध या बनहट्टी का युद्ध या राक्षस तांगड़ी का युद्ध जो 1565 में होता है, उस समय सदाशिव के शासन काल में ही यह युद्ध लड़ा जाता है, जो बहमनी साम्राज्य के द्वारा विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दी जाती है, यानी हम्पी का एक तरफ से देखा जाए तो पतन हो जाता है। तो इसके बाद सदाशिव ने हम्पी से दूर अपने बचे हुए भूभाग पर पेनुकोंडा में शासन स्थापित की जाती है, लेकिन तिरुमल के द्वारा अड़ाविडु वंश की स्थापना तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ कर की जाती है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। संगम वंश के एक एक शासक को हम क्रम से देखते हैं, जिसमें पहला हरियर प्रथम को देखा जाए
तो ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों में से एक है और दिल्ली सल्तनत के साथ इन्होंने युद्ध भी किया था और तुंगभद्रा और कृष्णा के द्वार पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था इन्होंने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरदेव प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा 1336 में की गई थी, लेकिन जब शासन प्रारंभ होता है तो पहला शासक हरिहरदेव प्रथम होता है, जिसका कालखंड देखिए 1336 से लेकर 1356 है। लेकिन ये हरिहरदेव प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम शासक बनता है, जिसका कालखंड 1356 से लेकर 1377 है। और उसके बाद हरिहर द्वितीय का शासन काल आता है, जिसमें 1377 से 1404 तक हरिहर द्वितीय ने शासन किया था। तो अभी याद ध्यान रखिए, तो बुक्का प्रथम के विषय में इसने विजयनगर साम्राज्य को सुदृढ़ किया और इसने मुदक्कल के युद्ध में पहली बार साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन हसन शाह को पराजित कर मुदक्कल पर अधिकार किया। मतलब अब मुदक्कल पर विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। और एक इसमें महत्वपूर्ण घटना होती है जो कि जानने योग्य है और ये एग्जाम में प्रश्न हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसी युद्ध में पहली बार बहमनी साम्राज्य के शासक मतलब अलाउद्दीन बहमन शाह ने बारूद का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध किया था। तो यह युद्ध 1337 में होता है। तो ध्यान रखिए कि भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग मुदक्कल के युद्ध में 1337 में बहमनी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने बुक्का प्रथम के विरुद्ध किया था, यानी विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध किया था। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। और अब आइए हरिहर द्वितीय, जिसका कालखंड 1377 से लेकर 1404 तक है। और इसने 1388 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर विजयनगर में गोवा को मिला लिया। और देखिए, गोवा पहले बहमनी साम्राज्य का भाग था, तो अब यह विजयनगर साम्राज्य का भाग हो गया हरिहर द्वितीय के शासनकाल में। और हरिहर द्वितीय संगम शासकों में प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और जैसा कि आप प्राचीन काल से जानते आए हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि केवल स्वतंत्र शासक और शक्तिशाली शासक ही धारण करते थे। देवराय प्रथम का कालखंड 1406 से 1422 ईस्वी तक था और ये कहा जाता है कि एक ही शक्तिशाली शासकों में से एक थे। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में से एक है। इसने कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था को साम्राज्य में सुदृढ़ करवाया था और तुंगभद्रा एवं अन्य नदियों पर बांध भी बनवाए थे, जिससे नगरों में जल की कमी नहरों के द्वारा दूर की जा सके। देवराय प्रथम के सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में काफी उछाल आई थी और साम्राज्य को समृद्धि की ओर ले गया था। और देखिए, इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के ही शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत में प्रचलित दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। तो ये दो तथ्य याद रखिए। अब देखिए, देवराय द्वितीय का, जिसका कालखंड है 1422 से 1446 ईस्वी तक और संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक है। इसे इम्माडी देवराय भी कहा जाता है। देखिए, उपाधि है इसका इम्माडी देवराय। और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर की यात्रा की थी। इसके अनुसार पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता था। तो ये भी तथ्य ध्यान में रखिए। और कहा जाता है, जैसे फरिश्ता ने अपने वर्णन में लिखा है कि देवराय द्वितीय ने यह विश्लेषण किया था कि उसके साम्राज्य को बार बार बहमनी से हार क्यों मिलती है। तो इसके लिए इसने 2000 मुस्लिम धनुर्धरों की नियुक्ति अपने साम्राज्य में की थी, जिसके कारण प्रशिक्षण के उपरांत 60,000 धनुर्धर सैनिक तैयार किए थे। और इस प्रकार अगर पैदल सेना को मिला दिया जाए तो 2 लाख के करीब करीब एक विशाल सेना की फौज देवराय द्वितीय ने खड़ा की थी। तो ये फरिश्ता का विवरण है। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का वर्णन करते हुए लिखा है कि बीजानगर शहर ऐसा है जैसा ना आंखों ने देखा है ना कानों ने सुना है और इस संसार में इसके जैसा कोई नहीं है। अब्दुल रज्जाक जो फारसी यात्री था, जो देवराय द्वितीय के काल में आया था,
उसने विजयनगर के वैभव का वर्णन अपनी रचना में किया है। और ये फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुस्लिम धनुर्धरों को शामिल किया था। देखिए, और अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया एवं इन मुस्लिम धनुर्धरों को जागीरें भी बांटी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह इसने 2 लाख सैनिकों को एकत्रित कर लिया था और एक विशाल सेना का गठन किया था। कहा जाता है कि इससे मुस्लिम में धनुर्धरों को जो जागीर बांटी थी, तो इसके लिए मस्जिदों का भी निर्माण अपने साम्राज्य में कराया था और यहाँ तक कि गौ हत्या के लिए बूचर खाने भी बनाए थे देवराय द्वितीय ने। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए, देवराय द्वितीय को गज बेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा गया है, मतलब गज बेटकर की उपाधि यह धारण किए हुए था। और देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुनी थी एवं ब्रह्म सूत्र पर टिप्पणी या टीका लिखी है, मतलब एक कमेंट्री दिया है इन्होंने। देखा जाए तो देवराय द्वितीय का कालखंड विजयनगर साम्राज्य के लिए एक वैभव का कालखंड रहता है। और आगे देखिए, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक शासक बनता है। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है। इसके समय कोई खास विजयनगर की उन्नति नहीं हुई थी। आगे देखिए, शासक बनते हैं विरूपाक्ष द्वितीय और उसके बाद प्रौढ़ देवराय द्वितीय, और इस पर सालू वंश का अधिकार होता है। प्रौढ़ देवराय द्वितीय इसके अंतिम शासक होते हैं। और इसके बाद सालू नरसिंह ने सत्ता का अपहरण कर लिया और सालू वंश की स्थापना की थी, जिसका कालखंड 1485 से 1505 तक रहता है। और देखा जाए तो इसमें भी कोई खास विजयनगर साम्राज्य की उन्नति नहीं हुई, यानी उसका विस्तार नहीं हुआ। सालू नरसिंह ने कुछ समय तक संभाला इसे, और उसके बाद इम्माड़ी नरसिंह ने 14 वर्ष तक लमसम शासन ने किया। और इसके बाद देखा जाए तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की जाती है, यानी एक बार सत्ता का पुनः अपहरण होता है नरसा नायक के द्वारा। और 1505 से 1565 तक तुलु वंश का शासन रहता है। तुलु वंश में नरसा नायक या वीर नरसिंह एक ही नाम है ने 1505 से 1509 तक शासन किया। इसके बाद इसके पुत्र राजा कृष्ण देव राय का शासन होता है, कि जो कि देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल है, यानी क्लासिकल एज कहा जा सकता है। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह या नरसा नायक को माना जाता है, और इन्हीं के पुत्र राजा कृष्ण देव राय हुए थे। तो देखिए, कृष्ण देव राय का कालखंड 1509 से 1529 ईस्वी तक है। और तुलु वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक राजा कृष्ण देव राय को यह माना जाता है। इन्हें राम कृष्ण देव राय भी लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य पर कृष्ण देव राय की ताजपोशी 8 अगस्त 1509 को हुआ, और कहीं कहीं दिया जाता है 26 जुलाई 1509 को उनका राज्यारोहण हुआ था। तो आप ध्यान में रखिए। तो लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि राज्यारोहण के दिन कृष्णाष्टमी का दिन था, और ये कहा जाता है कि इन्हें इस ढंग से प्रस्तुत किया गया मानो यह कृष्ण के ही अवतार हो। और देखिए, सालुक तिम्मा कृष्णदेव राय के योग्य सेनापति व मंत्री थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने तुजुके बाबरी के रूप में किया है, इसमें उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में से एक कृष्णदेव राय को माना है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए इसको। और कृष्णदेव राय के समय डोमिंगो पायस नामक पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, बाबर ने सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में कृष्णदेव राय का उल्लेख अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया है, और डिबोंगो पायस से जो पुर्तगाली यात्री था, राजा कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के रूप में जाना जाता था। और देखिए, इसमें एक नाम है अलसनी पेडन्ना। ये तेलुगु और संस्कृत के महान विद्वान थे, और जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह या आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है मनुचरितम। तो इस तरह आप देखिएगा, प्राचीन काल में जैसे आपने पढ़ा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उनके नवरत्न थे
तो इसी तरह है, आगे आप मुगल काल में भी पढ़िएगा, अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। और आगे आप देख सकते हैं मराठा राज्य में भी अष्ट प्रधान हुआ करते थे। तो मराठा के लिए अष्ट प्रधान और नवरत्न जो है मुगल काल और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और यहाँ देखा जाए कृष्णदेव राय के दरबार में तो अष्टदिग्गज। तो ये टर्म आता है मिलाने को कभी, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। राजा कृष्णदेव राय भी तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के महान विद्वान माने जाते हैं। इसके अलावा यह संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। तो यहाँ देखिए कृष्णदेव राय की रचना, तो तेलुगु में इनकी रचना है आमुक्ते माल्याद, जिसका अर्थ होता है स्वयं माला को ग्रहण करना और फिर उस माला को समर्पित कर देना। और इसमें वर्णन है रंगनायक जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और एक अंडाल है जो अलवार संत के रूप में जानी जाती है, यानी विष्णु के उपासक अलवार कहलाते हैं। तो अलवार संत अंडाल के विवाह पर गाया जाने वाला गीत है, और यह श्रीरंगम में यह विवाह संपन्न होता है। इसी पर इसमें कविता लिखी गई है जो कि एक महाकाव्य के रूप में तेलुगु साहित्य में प्रसिद्ध है। देखिए इन्होंने संस्कृत में भी कुछ पुस्तक लिखी है, जिसमें से दो प्रमुख है संस्कृत की पुस्तक है, जामवती कल्याणम और उषा परिणय। और एक तथ्य और जानिए, विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के काल में, जो कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी क्लासिकल एज इसे मानी जाती है, यहाँ पर नंदिना गढ़ी लिपि का प्रचलन चलता था। तो विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य को देखा जाए कि विभिन्न शासकों ने, खासकर कृष्णदेव राय ने बहुत से मंदिरों का निर्माण किया और कुछ नगरों का भी निर्माण किया। तो आइए हम देखते हैं इसको, विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य। तो ये हजारा राम मंदिर, ये भगवान राम को समर्पित है, और यह हम्पी में ही यानी कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा ये मंदिर। और दूसरा देखिए विट्ठल स्वामी मंदिर, यह भगवान विष्णु को समर्पित है, और भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल स्वामी माने जाते हैं। तो यह भी मंदिर आप हम्पी में देख सकते हैं। तीसरा देखिए चिदम्बरम मंदिर, यह तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है, और यह इसे थिलई नटराज मंदिर भी कहा जाता है, और कहते हैं कि यह भगवान शिव को समर्पित है। और अम्बाड़म का पार्वती मंदिर, जो पार्वती के लिए बनाया गया है। और देखिए वरदराज मंदिर, जो कि तमिलनाडु कांचीपुरम में है, और यह विष्णु को समर्पित है, और यह अलवार संत के लिए यह तीर्थ यात्रा के समान है, यहाँ तीर्थ स्थल है। यहाँ एकम्बर नाथ मंदिर, यह भी तमिलनाडु में है और भगवान शिव को समर्पित है। और राजा कृष्णदेव राय ने नांगलपुर नामक एक नगर की स्थापना अपनी मां नगम्मा के याद में की थी, जो कि अभी वर्तमान में से तिरुपति यानी आंध्र प्रदेश में तिरुपति के निकट देखा जा सकता है। और अंत में राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। जैसा कि आप जानते हैं इनका कालखंड 1509 से लेकर 1529 तक का है। और इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, सकल कला स्थापनाचार्य, सकल कला भोज आदि की उपाधियां से नवाजा गया है, यानी ये सब उपाधियां इन्होंने ग्रहण की है। तो इस प्रकार आपने कृष्णदेव राय के बारे में जाना। राजा कृष्णदेव राय के बाद के कालखंड को देखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अच्युत देव राय शासक बनता है, और अच्युत देव राय ने सदाशिव राय के साथ अपनी सत्ता की भागीदारी बांटी थी, क्योंकि कहा जाता है कि सदाशिव राय राजा कृष्णदेव राय का जमाता यानी दामाद था। और एक घटना जो प्रमुख है, जो जिससे प्रश्न बनते हैं, अच्युत देव राय के समय ही पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। और देखिए अच्युत देव राय के बाद सदाशिव राय शासक बनता है, और ये कहा जाता है कि यह नाम मात्र का ही शासक था, क्योंकि वास्तविक तमाम शक्ति जो थी अड़ाविडु वंश के राम राय जो कि मंत्री था उसका, उसी के हाथों सिमट गई थी। और सदाशिव राय के समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिससे विजयनगर साम्राज्य समाप्त ही हो जाता है, मतलब हम्पी का पतन हो जाता है। तो यह घटना है 1565 में लड़ी जाने वाली राक्षस तांगड़ी का युद्ध है, या बनिहट्टी का युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं इसको। यह विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के गठबंधन, बहमनी साम्राज्य के गठबंधन के द्वारा लड़ा गया था। तो बहमनी साम्राज्य बाद में चलकर देखा जाए तो यह 5 भागों में बढ़ जाता है, जो कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बड़ार होते हैं। और
जब 1565 का समय आता है तो ये बहमनी साम्राज्य के ही जो अंग है, इसमें एक संघ का निर्माण किया जाता है, जिसका नेतृत्व बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के द्वारा किया जाता है। तो अली आदिल शाह बीजापुर के जो शासक थे, उन्होंने इस संघ का नेतृत्व किया, जबकि इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय, जो कि सदाशिव राय का मंत्री था, उसने किया। और दोनों के बीच जब युद्ध होती है तो यह विजयनगर साम्राज्य बुरी तरीके से पराजित हो जाता है और हम्पी का पतन हो जाता है। तो यह युद्ध देखा जाए तो 3 स्थानों पर लड़ा गया था। तुंगभद्रा के दोआब में, दूसरा देखिए कृष्णा गोदावरी के कछाड़ में, और तीसरा मराठवाड़ा प्रदेश में। तो इसी युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी जो सेवेल नामक यात्री थे, उन्होंने कहा है कि विजयनगर में जब ये मुस्लिम सेना प्रवेश करती है तो यह तीसरे दिन की घटना है। तो वे सबसे पहले चिदम्बरम में, जो तटवर्ती क्षेत्र है, चिदम्बरम मंदिर और उसके आसपास के महलों में भीषण आग लगा दी जाती है मुस्लिम विजेताओं के द्वारा। और कहा जाता है कि जो लूट मार विजयनगर में प्रारंभ होती है, वह 53 दिनों तक देखा जाए तो विजयनगर इससे व्यथित और बेचैन हो जाता है, और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। लेकिन बाद में राजा राम तो युद्ध में ही मारा जाता है, लेकिन अराविडु वंश की स्थापना इसके भाई के द्वारा की जाती है, जो कि कुछ समय तक और देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य का इतिहास है। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में हम्पी का पतन हो जाता है, लेकिन फिर बाद में सदाशिव के द्वारा, तुलु वंश के जो अंतिम शासक हैं सदाशिव, उसके द्वारा तिरुमल की सहायता से पेनुकोना को राजधानी बनाकर उसके बचे भूभाग पर शासन प्रारंभ की जाती है। तो देखिए इसको, तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव तिरुमल के सहयोग से पेनुकोना को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ करता है। तालीकोटा का युद्ध ध्यान में रखिएगा 23 जनवरी 1565 है। लेकिन तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर अराविडु वंश की स्थापना की। आप जानते हैं तिरुमल ने, जो कि तालीकोटा के युद्ध में जो मंत्री रहते सदाशिव के, यानी राम राय, उसी के भाई का नाम है तिरुमल, और इसने इसको अयोग्य पाते हुए, सदाशिव को अयोग्य समझते हुए उसे अपदस्थ कर अराविडु वंश की स्थापना करता है। और 1570 से 1672 तक इसका कालखंड रहता है। लेकिन देखा जाए तो 1652 में ही मराठा ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया, और अंत तक जाते जाते 1672 में यह वंश समाप्त हो जाता है। तो देखिए, अराविडु वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय था, और इसके बाद 1652 में ही मराठा ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया। तो यदि आप सदाशिव के द्वारा जो पेनुगोना में इसको राजधानी बनाया गया है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पेनुगोना है, और इसके बाद इसकी राजधानी पुनः बदलती है, कहाँ है, चंद्रागिरी आती है, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। उसके बाद वेल्लोर इसकी राजधानी बनती है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान में रखना है इसको। और इस प्रकार रंगा तृतीय के बाद अराविडु वंश समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण और प्रश्न बन सकते हैं कि अराविडु वंश के शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में वोडियार वंश ने 1612 में ही मैसूर राज्य की स्थापना की। तो कर्नाटक के पास आज मैसूर है। देखा जाए तो मैसूर में वोडियार वंश की स्थापना का एक इतिहास है। जैसे आप फिर आगे देखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और 1799 में टीपू सुल्तान और देखा जाए तो गवर्नर जनरल वेलेस्ली के मध्य जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। तो उसके बाद अंग्रेज मैसूर के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं, और इसी वोडियार वंश के शासक जो एक कहा जाता है कि एक छोटा, ये 10 या 11 वर्ष का बालक था, उसका नाम था चिक्का स्वामी के नाम से जाना जाता था उसको। तो उसी को उन्होंने खोजा, वही वोडियार वंश का शासक, और पुनः उसे बच्चे को उस राज्य पर बैठाकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वोडियार वंश फिर आपको 1799 में आधुनिक भारत जब पढ़िएगा तो उसमें ये देखने को मिलेगा। अब हम विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रशासनिक शब्दावली हैं जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राज्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए तो देखा जाता है कि यहाँ प्रांत को मंडल कहा जाता है, और मंडल
कोट्टम या वलनाडु में विभक्त होता है। कोट्टम या वलनाडु जिला स्तर की इकाई होती है, और उसके बाद देखा जाए तो ब्लॉक स्तर की इकाई नाडु होती है। और यहाँ देखिए 50 गांव के एक समूह को मेला ग्राम कहा जाता है, और ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है जिसे उड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मंडल है, कोट्टम है या वलनाडु है, नाडु है, मेला ग्राम है और उड़ है। तो इस प्रकार यह ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में ये प्रशासनिक इकाई होती है। देखिए विजयनगर साम्राज्य में एक अधिकारी होते थे जिन्हें नायक कहते थे, जो कि सेनापति होता था, और यह सैन्य एवं में असैन्य यानी सिविल मामलों का भी अधिकारी होता था। तो इसे सेना की देखभाल के लिए भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था, और ये जो भूखंड होते थे ये अमड़म कहलाते थे। और यह याद कीजिए इल्तुतमिश ने जो इक्ता प्रणाली शुरू की थी उसी का यह रूप था, अमड़म व्यवस्था। और देखिए एक आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी, जो कि ग्राम यानी उड़ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संचालित होती थी। इसके संचालन के लिए 12 अधिकारियों का एक मंडल होता था, जिसे आयंगार व्यवस्था कहते थे, और ये अधिकारी आयंगार सम्मिलित रूप से कहलाते थे। और ये देखिए यह अवैतनिक होता था, केवल इन्हें कार्य संचालन के लिए कर मुक्त या लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, और यह व्यवस्था वंशानुगत होती थी। तो ये इस तरह आयंगार व्यवस्था का भी प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में था, कि आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम में जो स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करते थे उसमें कुछ अधिकारी होते थे जो कि कार्य का संचालन करते थे। इसके बदले इन्हें लगाने मुक्त भूमि दी जाती थी। यद्यपि यह पद अवैतनिक होता था और वंशानुगत होता था, लेकिन इन आयंगर की इजाजत के बगैर ना किसी भी प्रकार की भूमि बेची जा सकती है, और ना ही किसी प्रकार की भूमि खरीदी जा सकती है, और दूसरा ना ही किसी भी प्रकार की संपत्ति को दान में दिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी इजाजत के बगैर उड़ यानी ग्राम में ना तो कोई संपत्ति बेची जाती है थी और ना ही दान दी जा सकती थी। एक टर्म है देखिए, कर्णिक नामक आयंगार जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित तमाम दस्तावेज रखते थे अपने पास से, मतलब अभी आधुनिक समय के रजिस्ट्रार जो होते हैं तो देख सकते हैं वो। तो विजयनगर साम्राज्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। ये हमेशा से प्राचीन काल और मध्यकाल में रहा है आय का सबसे बड़ा स्रोत, और भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग थी, ये ध्यान रखिए। और विवाह कर वर वधु दोनों से लिया जाता था, और विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। समय समय पर देखिएगा कृष्णदेव राय ने विवाह कर में मुक्ति प्रदान की है। तो ये शासक आते थे, कर विवाह कर से मुक्त कभी कभी कर दिया करते थे, लेकिन साधारणतः विवाह कर लगता था। अब देखिए कुछ टर्म है उसको देखा जाए। उम्बली क्या होता है, तो कर मुक्त भूमि जो किसी विशेष सेवा के बदले दी जाती है उसको उम्बली कहा जाता है। दूसरा देखिए रक्त कोडगे, यानी युद्ध में यदि कोई सैनिक शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को कर मुक्त जो भूमि दी जाती थी उसे रक्त कोडगे कहा जाता था। देखिए युद्ध में वीर गति प्राप्त परिवार को दी गई कर मुक्त भूमि रक्त कोडगे कहलाती थी। और तीसरा टर्म है कुटग्गी। कुटग्गी जो टर्म है वो है देखिए ब्राह्मण मंदिर व बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टी पर भूमि दे देते थे, और ऐसी कृषि भूमि कुटग्गी कहलाती थी। तो ये भी टर्म ध्यान में रखिए। और जो कुदी होता था, कुदी मजदूर वैसे मजदूर जो कि विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, तो वो कुदी कहलाते थे। आइए एक आभूषण गणपेंद्र था, और उसको देखा जाए तो गणपेंद्र एक प्रकार का आभूषण है जो कि पैरों में धारण किया जाता है, और यह युद्ध में वीरता के लिए यह प्रदान की जाती है। तो देखिए गणपेंद्र को पैर में धारण करने वाला कड़ा है, युद्ध में वीरता दिखाने पर ही इसे धारण किया जाता था, जो कि सम्मान का प्रतीक था। तो गणपेंद्र को आप समझे। अब आइए कुछ तथ्य को देखा जाए। जिसे सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था, और उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति कहलाते थे। और देखिए टकसाल विभाग यानी मिंट डिपार्टमेंट जो था, जहां से सिक्का छपता था, मतलब सिक्का जारी होता था, उसे जोड़ी खाना कहते थे। और वीर पंजाल जो है चेट्टियों के समान व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग जो होते थे उसे वीर पंजाल कहा जाता था।
और बड़वा उत्तर से दक्षिण भारत में जाकर बसने वाले व्यापारी के समूह बड़वा कहलाते थे। मतलब जो कोई उत्तर भारत से दक्षिण भारत जीविकोपार्जन के लिए किया उसको बड़वा कहते थे। और वेशवाग जो है मनुष्यों का क्रय विक्रय को कहा जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। अब आइए आगे देखें। कृष्णदेवराय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। जैसा कि आप मौर्य काल में देखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भी महिला अंगरक्षिकाओं को रखा जाता था। आगे देखिए, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं, लेकिन सती प्रथा विद्यमान थी और वो भी स्वैच्छिक थी। यदि किसी स्त्री का पति मर गया हो, वो विधवा हो गई हो, तो यदि वो चाहे तो पति की चिता के साथ स्वयं जल सकती थी। तो यानी चाहने पर, मतलब जबरदस्ती किसी को सती नहीं कराया जा सकता था। और बाल विवाह सामान्य घटना थी, मतलब बाल विवाह प्रचलित था वहां। और मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां देवदासी कहलाती थी और जिनका भरण पोषण के लिए या तो वेतन दिया जाता था या भूमि अनुदान में दी जाती थी, जो कि कर मुक्त होता था। तो ध्यान में रखिए इसको। और देखिए, महानवमी का त्योहार विजयनगर का राज्योत्सव था। मतलब ये जो कि देवी दुर्गा की आराधना एवं उसे प्रसन्न करने के लिए महानवमी का त्योहार विजयनगर में मनाया जाता था। और वीणा विजयनगर का प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय संगीत वाद्य था। और जैसा कि जानते हैं, वीणा के आविष्कारक नारद मुनि है। भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां प्रसिद्ध हैं, जिसमें से उत्तर भारत में नागर शैली, दक्कन के प्रदेशों में, मतलब विंध्याचल के पार अगर देखा जाए तो दक्कन के प्रदेशों में बेसर शैली, और सुदूर दक्षिण में या दक्षिण भारत में देखा जाए तो द्रविड़ शैली का प्रचलन है। तो यहाँ पर देखिए, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं जुड़ी। मतलब द्रविड़ शैली में कुछ प्रमुख विशेषता जुड़ी। उसमें क्या है, कल्याण मंडप एवं 1000 खम्भों वाले गोपुरम का प्रचलन। गोपुरम का अर्थ होता है प्रवेश द्वार, जो कि द्रविड़ शैली की मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है गोपुरम। तो यहाँ पे देखिए, कल्याण मंडप जुड़ा और 1000 खम्भों वाला गोपुरम। यानी पहले गोपुरम में इतना बड़ा नहीं होता था, बल्कि कुछ लंबाई उसकी होती थी, लेकिन ये 1000 खम्भों वाला गोपुरम बनने लगा। तो यहाँ पे देखिए, कल्याण मंडप का मतलब होता है देवताओं का विवाह स्थल। यानी वैसे समारोह मनाए जाते हैं जहां देवता के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, और साथ में क्या होता है, मंदिर के साथ देवता की पत्नी के लिए अम्मान मंदिर का निर्माण। मतलब देवता, जिस देवता के प्रमुख मंदिर है, उसी के अगर बगल में देखा जाए तो उसकी पत्नी के लिए भी मंदिर का निर्माण होता है, जिसके अम्मान मंदिर कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। तिरुपति मंदिर में राजा कृष्णदेवराय एवं उनकी पत्नी तिरुमल चिंता देवी एवं वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां लगी हुई है। मतलब राजा रानी की मूर्तियां देख सकते हैं आप तिरुमला के मंदिर में। और यहाँ देखिए, कुछ प्रमुख ग्रंथ है और उसके रचनाकार हैं। तो देखिए, प्रमुख ग्रंथ में वासव पुराण जो लिखे हुए हैं वो कन्नड़ की कृति है और यह भीमक के द्वारा लिखा गया है। और इसमें कहा जाता है कि यह लिंगायत संप्रदाय की कृति है। लिंगायत शैव के उपासक होते हैं। और देखिए, संगीत सूर्योदय लिखा गया है लक्ष्मी नारायण के द्वारा। ये कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतज्ञ थे। आप जैसा कि जानते हैं, कृष्णदेव राय और राम राय जो थे वो स्वयं में संगीत के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे। और तीसरा देखिए, संगीत सागर, इसके रचनाकार संत विद्यारण है। वही विद्यारण जिन्होंने हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। और चौथा देखिए, मधुरा विजयम जो है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। तो ये आप ध्यान में रखिए रचनाकारों का नाम। जैसा कि आप जानते हैं कि चित्रकला पर स्थानीयता का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार विजयनगर क्षेत्र में भी चित्रकला पर स्थानीय प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है और इसके जो विषय है वो है रामायण और महाभारत के कथानक या मान लीजिए पात्र या उसके विषय होते हैं। अब देखिए, विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली का विकास हुआ, जिसे यक्षिणी शैली नाम दिया गया। तो यह में गीत और संगीत को मिलाकर जो फ्यूजन पैदा हुई उसे ही यक्षिणी शैली कहते हैं। उसके सिक्का पर कुछ देखा जाए विजयनगर साम्राज्य के, तो स्वर्ण का वाड़ा सिक्का जो है, वाड़ा सिक्का प्रसिद्ध है, जो कि प्रसिद्ध विजयनगर का सिक्का है।
और यह बन का होता है और विदेशी यात्रियों ने इसे हूण, परदौस या पैगोडा के रूप में अपने रचना में उल्लेख किया है। तो याद रखिए विजयनगर का वाड़ा सिक्का। और सोने के छोटे सिक्के प्रताप या फनम कहलाते थे। सोने और चांदी के सिक्के विजयनगर में प्रचलित थे, जिसमें सोने के छोटे सिक्के फनम कहलाते थे जो 26 ग्रेन का होता है, और फनम जो है 5.5 ग्रेन का होता है, और चांदी के छोटे सिक्के ताड़ कहलाते थे। तो इसको भी ध्यान में रखिए आप। और विजयनगर के पश्चिमी तट पर क्रूजेडो यानी पुर्तगाली लोग क्रूजेडो का उपयोग करते थे सिक्के के रूप में। दिनार का उपयोग फारसी लोग करते थे, यानी जो ईरान या अरबी व्यापारी थे वे दिनार का उपयोग करते थे। और डुकेट जो है इटालियन लोगों के द्वारा प्रचलित मुद्राएं थी। तो इस क्रूजेडो, दिनार, डुकेट ये सभी मुद्रा के ही नाम है। आज आइए हम बहमनी साम्राज्य को शुरू करते हैं, जो कि दक्षिण भारत का ही एक राज्य है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 14वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। तो आइए देखते हैं बहमनी राज्य 1347 से लेकर 1686 तक के इसका कालखंड है। और देखा जाए तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में कर्नाटक के क्षेत्र में की जाती है। और ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये दिल्ली सल्तनत पर इस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहता है। और यह गुलबर्गा यानी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाई थी, और इसकी भाषा मराठी थी। और अपने साम्राज्य को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने 4 तरफ यानी प्रांतों में बांटा था। और देखिए क्या है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ और बीदर, जिसमें आप समझ सकते हैं बेराड़ का इलाका विदर्भ का इलाका कहलाता है, मतलब नागपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, मतलब इसमें छत्तीसगढ़ भी सटा हुआ होता है। और वर्तमान में ये है बराड़ का इलाका। और बीदर का जो क्षेत्र है वह कर्नाटक का ही क्षेत्र है। गुलबर्गा भी कर्नाटक है, और दौलताबाद महाराष्ट्र का, देवगिरी आपने देखा ही था। और इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो जाती है। देखा जाए तो अलाउद्दीन बहमन शाह एक कुशल प्रशासक, योद्धा और राज्य का निर्माता भी था। और इसके बाद इसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। सबसे पहले बारूद का प्रयोग इसी के काल में बुक्का प्रथम के विरुद्ध हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का पहले प्रयोग किसके काल में हुआ था? तो अगर रिकॉर्डेड देखा जाए तो मोहम्मद शाह प्रथम के काल में हुआ था। लेकिन यदि प्रश्न में मोहम्मद शाह प्रथम ना देकर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह रहे तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह होगा। लेकिन दोनों नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहमनी साम्राज्य के कुछ शासकों को देखिए, जिसमें हसन गंगू है 1347 से लेकर 1358 तक के इसका शासन रहा। और उसके बाद देखिए मोहम्मद शाह आए, फिर दाऊद प्रथम आया, फिर मोहम्मद शाह द्वितीय आया, ताजुद्दीन फिरोज आया, और शिहाबुद्दीन अहमद आया, फिर अलाउद्दीन अहमद, शमसुद्दीन मोहम्मदीन। मतलब कहा जा सकता है कि बहमनी साम्राज्य में कुल 14 शासक आए, कहीं कहीं दे दिया जाता है 16 शासक भी आए। तो यह ध्यान में रखिए, जिसमें हम महत्वपूर्ण शासक के विषय में देखेंगे। जिसमें हसन गंगू का आप ध्यान में रखिएगा, एक बारूद का प्रयोग किया था मोहम्मद शाह ने, इसका भी ध्यान रखिएगा। और देखिए एक तीसरा जो हमको ध्यान रखने योग्य शासक है ताजुद्दीन फिरोज है, जिसका कालखंड 1397 से लेकर 1422 तक है। इसको हम अभी फिलहाल देखते हैं। तो आइए ताजुद्दीन फिरोज को देखते हैं। तो ताजुद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के तट पर, भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और यह कर्नाटक और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। यह खगोल विज्ञान को प्रोत्साहन देता था, यानी एस्ट्रोलॉजी को। और दौलताबाद के समीप एक वेधशाला भी बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, दौलताबाद जो देवगिरी का नाम है, महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ एक वेधशाला का निर्माण ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, ताजुद्दीन जो फिरोज था वो फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त कन्नड़, तेलुगु और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था, यानी एक विद्वान शासक था। और राज्य प्रशासन में बड़ी संख्या में फिरोज ने हिंदुओं की नियुक्ति की। तो यह इसके
शासन की विशेषताओं में गिनी जाती है। यह मुस्लिम होते हुए भी हिंदू प्रशासकों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया था। और देखिए चौल और दभोल इस समय के प्रमुख बंदरगाह थे, तो इसको चौल और दभोल का भी नाम ध्यान में रखिए। और शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थानांतरित की एवं में बीदर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था। तो याद रखिएगा शिहाबुद्दीन अहमद का नाम एक है जिसने गुलबर्गा से बीदर अपनी राजधानी की थी। देखिए शिहाबुद्दीन अहमद, इसका कालखंड है 1422 से लेकर 36 तक। और फिर एक जो याद रखने लायक है ये है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, यानी मोहम्मद तृतीय का नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि इसी के काल में एक योग्य प्रधानमंत्री बना था महमूद गवा, जिस कहा जाता है कि यह ईरानी मूल का था। मोहम्मद तृतीय के समय जिसका कालखंड 1463 से 1482 है, और इस समय बहमनी साम्राज्य में देखा जाए तो अफाकी मुसलमान, मतलब बाहर से आए हुए जो विदेशी मुसलमान हैं जिसमें खासकर शिया होते थे, और दक्कनी मुसलमान जिसमें ज्यादातर सुन्नी होते थे, तो उनके बीच संघर्ष का दौर प्रारंभ हो गया था। तो कहा जाता है कि मोहम्मद तृतीय के काल में जो ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर महमूद गवा जो ईरानी था यानी अफाकी मुसलमान था, प्रधानमंत्री बना। और बाद में इन दोनों की लड़ाई का मतलब अफाकी मुसलमान यानी विदेशी मुसलमान और दक्कनी मुसलमान दोनों के बीच दरबार में गुटबंदी हुई, और इसी का शिकार जो है मोहम्मद गवा बन गया। तो जिसके कारण कहा जाता है तो 73 वर्षीय मोहम्मद तृतीय के आदेश से गवा की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार आपने देखा दरबार में हुई गुटबंदी का शिकार महमूद गवा हो जाता है, और मोहम्मद तृतीय ने इस 70 वर्षीय महमूद गवा को फांसी पर चढ़वा दिया था। तो अब देखिए यहाँ महमूद गवा की कुछ उपलब्धियां। महमूद गवा ने बीदर में एक मदरसा यानी विश्वविद्यालय बनवाया, और यह भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। भोजन और कपड़ा राज्य की ओर से मुफ्त अनुदान के रूप में दी जाती थी। और देखिए रियाजुल ईशा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संकलन है, तो ये भी ध्यान में रखिए रियाज उल ईशा का। तो जानते हैं जैसे ईशा होता है दीवाने ईशा, आपने पढ़ा था, पत्राचार विभाग होता था दिल्ली सल्तनत में। 1470 ईस्वी में निकितीन यानी रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य की यात्रा मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में किया। जैसा कि आप जानते हैं 1463 से 82 है, और निकितीन जो आया था रूसी यात्री वह 1470 में आया था। तो यानी बहमनी साम्राज्य की यात्रा निकितीन के द्वारा महमूद तृतीय के समय किया गया था। और देखिए बीजापुर गुलबर्गा के महत्वपूर्ण तरफों में से एक था। जो बीजापुर है, बीजापुर का यह है जो क्षेत्र है ये आपे कर्नाटक का क्षेत्र है, और यह कहा जाता है कि महत्वपूर्ण प्रांत के रूप में बीजापुर का स्थान था, और महमूद गवा बीजापुर का ही गवर्नर था, ये भी आप ध्यान रखिए। और कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसी की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ गया। तो एक कलीमुल्ला का नाम याद रखिए, यह अंतिम बहमनी शासक था जिसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा। इसमें आप ध्यान रखिएगा बीजापुर है, अहमदनगर है, बड़ाड़ है, गोलकुंडा है और बीदर है। तो अभी बीजापुर देखा जाए तो यह कर्नाटक में है, और अहमदनगर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और बड़ाड़ को देखा जाए या इसको बिराड़ जैसा उच्चारण आप कीजिए, यह नागपुर और आसपास का क्षेत्र है यानी विदर्भ का क्षेत्र है, कह सकते हैं आप। यह भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का भाग है ये। और गोलकुंडा जो आपको पड़ेगा वो हैदराबाद में पड़ेगा, और बीदर का जो क्षेत्र है यह भी कर्नाटक का क्षेत्र है। ये जो 5 स्वतंत्र राज्य हुए हैं इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है इसको देखा जाए तो पहला देखिए बीजापुर जो कि आप देख रहे हैं आदिल शाही वंश है, तो इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा 1479 में की गई थी। और अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है इसमें निजाम शाही की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा 1490 ईस्वी में की गई। और बड़ाड़ की जो इमाद शाही वंश है
उसकी स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा 1490 में ही की गई थी। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह द्वारा 1512 में किया गया। और बीदर में देखा जाए तो बरीद शाही की स्थापना अमीर अली बरीद द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया है। तो ये स्थापना और या तो वर्ष से खासकर कौन संस्थापक है और कौन सा वंश है इसी को मिलाने देता है। ज्यादातर कम ही एग्जाम में डेट पूछी जाती है, इसलिए आप इसको मिलाने के ध्यान में रखिए। ये देखते हैं बहमनी साम्राज्य के प्रशासन को। तो मोहम्मद शाह प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय प्रशासन को कुछ विभागों में बांटा था। तो देखिए कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों की मूलतः इसने नियुक्ति की। जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद शाह का कालखंड कितना है, 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तक। और इससे पहले बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन का शासन था 58 तक, 1358 तक। उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह प्रथम आए। और मोहम्मद शाह प्रथम के ही मंत्री देखा जाए सैफुद्दीन गौरी था, जिसने केंद्रीय प्रशासन के कार्य के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी। तो एक एक करके देखा जाए इस मंत्री को। तो इसमें पहला देखिए वकील ए सल्तनत, यह दिल्ली के मलिक या नायब के समान था। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो डिप्टी के रूप में ये रहता था। मतलब कहा जाए सुल्तान के बाद इसका प्रमुख स्थान था। दूसरा देखिए वकील ए कुल, यह मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करने वाला होता था। मतलब वकील को छोड़कर, मतलब नायब यानी डिप्टी को छोड़कर। तीसरा देखिए अमीर ए जुमला, यह वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ, विदेश विभाग एवं दरबारी मामलों का अध्यक्ष। और नजीर या नाजिर जो बोला जाता था वो अर्थ या वित्त विभाग से संबंधित होता था। उसके बाद पेशवा का स्थान आता है। पेशवा देखिए वकील ए सल्तनत का सहायक। वकील ए सल्तनत जो देखें जो सुल्तान के बाद है उसका ये सहायक पेशवा होता था। कोतवाल जो हो गया नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। और सदरे जहां न्याय विभाग, दान विभाग एवं धर्म विभाग का प्रमुख होता था। तो इस प्रकार आप 8 मंत्रियों को देख सकते हैं। इसमें पेशवा का पद है जो मोहम्मद तृतीय के समय महमूद गवा के हाथ में आया था। और यह देखा जाए तो एक तरफ से प्रधानमंत्री का ही पद होता था। तो इसी तरह कुछ पद में परिवर्तन होते रहते थे। एक देखिए एक टर्म है साख ए खेल। तो सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसको साख ए खेल कहते थे। यह 4 विभाग या नौबत में विभाजित था और मुख्य अधिकारी जो होते थे सर ए नौबत कहलाते थे। हम कुछ अन्य शासकों को देखते हैं जिसमें अली आदिल शाह का नाम आता है, जो कि बीजापुर के शासक थे। बीजापुर मतलब कर्नाटक का क्षेत्र है। और ये सूफी मत से प्रभावित थे, जिसके कारण इन्हें सूफी भी कहते थे। अकबर के पहले इसने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में बुलाया था। अगर ज्यादातर प्रश्न आते हैं क्या कि सबसे पहले कैथोलिक मिशनरी अकबर ने बुलाया था, लेकिन उससे पूर्व देखा जाए तो अली आदिल शाह ने भी अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को आमंत्रित किया था। इसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध विद्वान वामन पंडित को बनाया था। और इसके जो उत्तराधिकारी आगे चल के जो शासक बनते हैं वे संस्कृत और मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखते थे। मतलब कहा जाता था ये एक धर्मनिरपेक्ष शासक की तरह व्यवहार करते थे। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को देखा जाए, इन्हें अबला बाबा के नाम से पुकारा जाता है। ये संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। और देखिए इन्हें अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। इन्हें जगत गुरु की भी उपाधि प्रदान की गई है। इन्होंने किताबे नौरस की रचना की थी। ध्यान रखिएगा इनका रचना क्या है, किताबे नौरस, जो गीतों के विभिन्न रागों का वर्णन करता है इसमें। और इन्होंने नौरसपुर नाम से अपनी राजधानी भी बनाई थी। तो ये एक ध्यान रखना है। और यह देखा जाए महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत विठोबा जो है, मतलब कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, कि उपासना के क्षेत्र पंढरपुर में अनुदान भी दिया था। यानी पंढरपुर एक तरफ से देखा जाए तो विठोबा संप्रदाय मानने वाले जो विठोबा संप्रदाय के लोग हैं, जो कृष्ण भक्त है, एक तरफ से देखा जाए तो उनका तीर्थ स्थल पंढरपुर है। और वहां उन्होंने विठोबा की उपासना के लिए जो पंढरपुर क्षेत्र में निर्माण कार्य होता था तो उसमें उन्होंने अनुदान भी दिया है।
आइए आगे हम कुली कुतुब शाह को देखते हैं, जो कि हैदराबाद शहर की भी स्थापना किए थे और हैदराबाद में चार मीनार का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। तो देखिए, कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के सुल्तान हैं और गोलकुंडा में जैसा कि आपने पढ़ा कि कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई थी। इन्होंने 1591-92 में हैदराबाद के बीच चार मीनार बनाई। चारों दिशाओं में ऊंचे मेहराब है और यह चार मंजिला है और प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। और कुली कुतुब शाह ने ही हैदराबाद शहर की स्थापना की थी, यानी इसको बसाया था। अब यदि आपको पूछा जाए हैदराबाद राज्य की स्थापना को स्वतंत्र रूप से कौन किया, तो वो देखिएगा उत्तर मुगल में चिंगलिज खां या निजामुल मुल्क का नाम आता है, उन्होंने किया था। लेकिन हैदराबाद शहर किसने बसाया, तो हैदराबाद शहर का निर्माण अगर कराया जाए तो देखा जाए तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो ये ध्यान में रखना है। और एक प्रसिद्ध इमारत है गोल गुम्बज, और गोल गुम्बज कहा जाता है, यह सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है और यह 1680 में बनाए गए एकल विशाल गुम्बद के चारों कोने पर बनी ऊंची मीनार गुम्बद को संतुलन प्रदान करती है। ये मतलब इसके स्थापत्य को ये बता रहा है। लेकिन जहां तक के अन्य स्रोत का बात है तो यहाँ देखा जाए 1680 लिखा हुआ है गोल गुम्बद का निर्माण, जबकि 1623 में यह बनना प्रारंभ हुआ था और 1656 या 57 तक बन के यह तैयार हो गया था। लूसेंट में 1680 लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, मूल तथ्य को देखा गया है। ये गोल गुम्बज जो है मकबरा है सुल्तान आदिल शाह का, और इसके वास्तुकार दाबुल के याकूत है। दाबुल ईरान में पड़ता है, ईरानी वास्तुकार याकूत के द्वारा यह बनाया गया है। और इसकी एक मुख्य विशेषता है कि इसके केंद्रीय कक्ष में कोई भी वस्तु जब गिरती है तो उसकी ध्वनि जो है 7 बार गूंजती, मतलब एक हल्का पिन भी गिर जाएगा तो वो भी 7 बार गूंजेगा। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य कक्ष के एक और मात्र फुसफुसाहट से दूसरी छोर पर आवाज स्पष्ट सुनी जा सकती है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को देखते हैं, और यह वह समय है जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में, और उसी के आसपास से तमाम दिल्ली सल्तनत के जो सूबेदार हैं इसी राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्र अपने को घोषित करते हैं। जिसमें से देखिए कुछ प्रमुख प्रांतीय राज्य जो स्वतंत्र हो गए दिल्ली सल्तनत से, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जौनपुर है जो कि यूपी में पड़ता है, और इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर की थी। लेकिन स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मलिक सरवर को जाना जाता है। चलिए दूसरा देखिए, कश्मीर राज है। यहाँ पर एक हिंदू शासक सुहादेव ने 1301 में यद्यपि शासन करने की कोशिश की थी, लेकिन 40 साल तक ही इसका शासन चल पाया। लेकिन स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना शाह मीर के द्वारा की गई थी, जो कि लोहार वंश का एक सेनापति था। बंगाल को देखिए, बंगाल में स्वतंत्र रूप से अगर शासन करने का श्रेय हाजी इलियास को दिया जाता है, जो कि वह दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। और चौथा देखिए, मालवा जो एमपी में पड़ता है, जिसका संस्थापक दिलावर खां था, यह भी दिल्ली सल्तनत का ही सूबेदार था। और गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। ये इसका नाम एक्चुअल जफर खां था, यह भी दिल्ली का ही सूबेदार था। और मेवाड़ में हम्मीर देव द्वारा तुगलक के शासकों को हराकर वहां स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो ये सूबेदार नहीं थे, बल्कि ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से रत थे हम्मीर देव। तो और इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, और यह वर्तमान में राजस्थान में है। और सातवां देखिए, खानदेश है, जिसकी स्थापना अहमद रजा फारूकी के द्वारा की जाती है। यह भी दिल्ली सल्तनत का सूबेदार ही था। तो इस प्रकार इन सूबेदारों ने और कुछ वहां के क्षेत्रीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा की दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाकर। तो इन प्रांतीय राज्यों को हम एक एक करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला जौनपुर राज्य जो यूपी का है, और यह 360 ईस्वी में जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जौना खां, की उसकी याद में की थी। अब देखिए, जौनपुर में स्वतंत्र रूप से सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। और मलिक सरवर आप जानते हैं कि वह एक हिजरा था, और उसे
ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र, जो कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सुल्तान बना, तो देखिए उसका नाम था सुल्तान महमूद। उसने 1394 में मलिक सरवर को मलिक उस सर के यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि देकर उसे जौनपुर सूबेदार बहाल करता है। लेकिन आगे आप देखिए 1394 में इसको बनाया गया वहां का सूबेदार, और ये बाद में देखा जाए 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है और इसी का फायदा उठाकर वह स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना कर लेता है। तो यहाँ देखिए मलिक सरवर की मृत्यु के बाद मुबारक शाह यानी उसका दत्तक पुत्र जो था वो जौनपुर का सुल्तान बनता है। तो मुबारक शाह का बहुत सा अभियान होता है। तो देखिए इसका जो ये क्या होता है, मुबारक शाह जब स्वतंत्रता की घोषणा पूर्ण रूप से कर देता है और देखा जाए तो अपने नाम का सिक्का भी जारी करवाता है और खुतबा भी पढ़वाता है मस्जिद में। जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान ने यदि कोई स्वतंत्र हो जाता है तो वो अपने नाम का सिक्का भी जारी करता है और खुतबा भी पढ़वाता है। तो ऐसा ही काम है देखा जाए तो इसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह करता है। तो मुबारक शाह के समय जौनपुर राज्य का विस्तार होता है। अगर इसका चौहद्दी देखिएगा तो यह अब उत्तर की ओर नेपाल की तरह है, दक्षिण की ओर बुंदेलखंड और पूरब की ओर बक्सर और दरभंगा यानी बिहार का क्षेत्र, और इधर यूपी के देखिए लास्ट यानी दिल्ली प्रारंभ हो रहा है यानी अलीगढ़ तक इसकी सीमा चली जाती है। मतलब एक अच्छे बड़े साम्राज्य का निर्माण है इसके द्वारा किया जाता है। मुबारक शाह का छोटा भाई इब्राहिम शाह सरकी सुल्तान बनता है और यह सरकी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं 1414 में दिल्ली पर एक खिजर खां का शासन होता है यानी उसमें सैयद वंश की स्थापना होती है। तो सैयद वंश के द्वारा जौनपुर के राज्य को मिलाने का प्रयास किया जाता है। दिल्ली का आक्रमण जौनपुर पर होता है, लेकिन जो ये सुल्तान ने बनता है इब्राहिम शाह, वह दिल्ली के सुल्तान को हरा देता है, लेकिन वह दिल्ली अभियान नहीं करता बल्कि अपने क्षेत्र को सुरक्षित कर लेता है और अपनी सीमा को यह सुरक्षित रखता है। और इसी समय कहा जाता है कि तिरहुत के एक बार जो अभियान होते हैं इस क्षेत्र का इब्राहिम शाह का, उसका उल्लेख मुल्ला तकिया ने अपने ग्रंथ में किया है। देखिए मुल्ला तकिया ने सुल्तान के तिरहुत विजय का भी उल्लेख किया है। तिरहुत अभियान के बाद देखा जाए तो एक प्रसिद्ध कवि हैं जो विद्यापति, जिनकी रचना है कीर्तिलता, जो जौनपुर एवं इब्राहिम शाह सरकी का एक सुंदर वर्णन करता है। और कहा जाता है कि विद्यापति जो है जौनपुर के दरबार से इब्राहिम शाह के समय जुड़े हुए थे। तो ये ध्यान रखिए, बिहार के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जहां तक इब्राहिम शाह सरकी का समय है तो वह देखा जाए तो जौनपुर राज्य के स्थापत्य और कला और साहित्य के विकास का चरमोत्कर्ष था। इसी के समय अटाला देवी मस्जिद का भी निर्माण किया जाता है। तो सरकी वंश में इब्राहिम शाह के समय जो स्थापत्य का निर्माण होता है या अन्य कुछ सुल्तानों के द्वारा जो कराई जाती है यहाँ स्थापत्य, जिसके कारण इसे पूरब का सिराज यानी सुंदर शहर कहा जाता है। सरकी राजवंश में साहित्य, कला एवं स्थापत्य का विकास होता है, खासकर इब्राहिम शाह सरकी के समय। और इसमें जो प्रमुख याद रखने योग्य चीज है कि यह इसे पूरब का सिराज कहा जाता था, मतलब एक ही सुंदर शहर। और इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करा है, जो कि कहा जाता है मूल रूप से कन्नौज के शासक के विजय चंद्र के द्वारा यह अटाला देवी का मंदिर बनवाया गया था। और दूसरा एक देखिए स्थापत्य है वहां, एक आप झंझनी मस्जिद देख सकते हैं जो कि इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाया गया। और अगला शासक जो है महमूद शाह बनता है, इसी का पुत्र, और उसने लाल दरवाजा 1450 में बनवाया था। तो इस तरह आइए हम कुछ देखते हैं इसको। तो सरकी शासन के समय, खासकर इब्राहिम शाह सरकी के समय, जौनपुर में स्थापत्य कला और साहित्य का विकास हुआ, जिसके कारण जौनपुर को भारत का सिराज या पूरब का सिराज कहा जाता है, मतलब सुंदर शहर। अब देखिए अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जौनपुर में इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में करवाया था। तो ये डेट ध्यान में रखिए। ऐसे आप ज्यादातर याद रखिए कि इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला देवी का मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप से किसका था, कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे देखिए 1446 में इब्राहिम शाह का पुत्र महमूद शाह सुल्तान बनता है
और महमूद शाह का अगर देखा जाए एक स्थापत्य के रूप में वहां जौनपुर में एक लाल दरवाजा है जो 1450 में बनाया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक क्रूर शासक था, लेकिन ये महत्वाकांक्षा के कारण इसने दिल्ली पर भी आक्रमण किया, लेकिन दिल्ली में लोधी वंश के शासकों ने इसको खदेड़ दिया वहां से। लेकिन जाते जाते अगर देखा जाए तो चुनार इसके हाथ में लग गया, जो यूपी का ही क्षेत्र में है चुनार। तो यहाँ पर देखिए 1446 में इब्राहिम शाह का पुत्र महमूद शाह सुल्तान बनता है। इसी ने दिल्ली पर अभियान किया, लेकिन बहलोल लोधी ने उसे हरा दिया और इस अभियान से महमूद शाह ने चुनार पर अधिकार कर लिया। ये ध्यान रखिएगा। महमूद के अत्याचारों एवं क्रूरता से क्षुब्ध होकर उसके भाई ने सुल्तान की हत्या कर दी, मतलब हुसैन शाह ने हत्या कर दी। 1 साल तक देखा जाए महमूद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक रहता है, लेकिन कहा जाता है 57-58 तक वो शासक रहता है। लेकिन 1458 में हुसैन शाह ने राज्य पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए हुसैन शाह ने 1470 में जौनपुर में ही एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया। यदि आप जौनपुर जा रहे हैं तो उसको देखिए, आप अटाला देवी के मस्जिद को, फिर आप लाल दरवाजा वहां देख सकते हैं, झंझरी मस्जिद देखा जा सकता है, और एक आप हुसैन शाह द्वारा निर्मित जामा मस्जिद का अवलोकन कर सकते हैं। अब देखिए इसी के काल में एक हुसैन शाह के काल में एक संगीतकार थे पीर बोधन, तो वो जो सूफी संत भी थे और उन्हीं के समय रहते थे वहां पर, तो ये भी एक ध्यान में रखिए पीर बोधन का नाम। और 1494 में हुसैन शाह ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, और ग्वालियर के अधिकार की बात बोला जाता है वो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र पर वहां जो हुए विद्रोह को दबाने के लिए वो बिहार पहुंचे हुए था। कौन? हुसैन शाह। लेकिन उसी समय सिकंदर लोदी ने जौनपुर राज्य को पर आक्रमण कर दिया और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया। इस प्रकार देखा जाए हुसैन शाह जौनपुर शासक में सरकी वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। आइए अब हम कश्मीर के इतिहास को देखते हैं। तो कश्मीर के इतिहास को जानने से पहले आप इससे पूर्व की कक्षा में कश्मीर के कुछ शासकों को आपने देखा था, जिसमें से हर्ष थे, जिसके दरबार में राजतरंगिणी के लेखक कल्हण रहा करते थे, और कल्हण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में कश्मीर का एक सटीक इतिहास मिलता है। यद्यपि देखा जाए राजतरंगिणी इतिहास की एक बेजोड़ पुस्तक है। तो वहां लोहड़ा वंश का शासन रहता है और राजतरंगिणी का विवरण है लोहड़ा वंश के अंतिम शासक जयसिंह पर जाकर समाप्त हो जाता है, और जयसिंह का काल 1150 तक का है। तो देखिए उसके बाद छिटपुट कुछ शासकों ने शासन किया, लेकिन वे सभी हिंदू शासक ही थे। और कहा जाता है कि 1301 में शुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की एक स्थापना की। यह एक नवीन हिंदू राज्य था। और इसी समय लोहड़ा वंश के जो सेनापति थे, सेनापति शाहमीर थे, और उन्होंने ही 1339-40 में कश्मीर पर प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की और अपना नाम शमसुद्दीन शाहमीर घोषित किया, और वह सबसे पहले कश्मीर के मुस्लिम शासक हुए। तो ये ध्यान रखना है, सुहादेव द्वारा स्थापित जो वंश था उसका मात्र 40 साल के लमसम में इतिहास रहता है। अब आगे यहाँ देखिए, जो शमसुद्दीन शाहमीर ने शासन प्रारंभ किया तो अपनी राजधानी को इंद्रकोट को बनाया था। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो 3 और शासक हैं, लेकिन अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित किया। यानी अलाउद्दीनपुर श्रीनगर का एक बार नाम बदलने का प्रयास किया गया था देखा जाए तो। देखिए आगे जाके देखा जाए तो 1379 और 1413 के बीच एक सुल्तान सिकंदर शाह कश्मीर पर का शासक बनता है, जो कि एक क्रूर शासक होता है, जिसने धर्मांधता में आकर हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को नष्ट किया। तो देखिए सुल्तान सिकंदर शाह, और अपने नाम के आगे यह बूथ सिकन लगाता था। बूथ सिकन मतलब होता है मूर्ति को तोड़ने वाला, ने कश्मीर में मंदिर एवं मूर्तियों को बड़ी संख्या में तोड़ा था। और उसके बाद देखा जाए तो 1420 में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठता है। मतलब कश्मीर पर शासन किसका होता है? जैनुल आबदीन का। और कहीं कहीं दिया हुआ है, देखिए एक्चुअल इसका सही कालखंड देखा जाए तो 1417 से लेकर 1467 तक जैनुल आबदीन का कालखंड कश्मीर पर शासन करने का है।
और कहा जाता है कि यह अरबी, फारसी, संस्कृत और तिब्बती भाषा का भी यह विद्वान था। इन कई भाषा ये जानता था और इसने कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है, जिसमें से देखिए महाभारत और राजतरंगिणी का इसने फारसी में अनुवाद किया था। और धर्म के प्रति सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसने अपने राज्य में सिंहासन पर आरूढ़ होने के साथ ही इसने जजिया पर रोक लगा दी। जैसा कि जजिया आप जानते हैं क्या, यह इस्लामिक राज्य में रहने के लिए एक सुरक्षा कर है जो कि गैर इस्लामिक व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है, तो इसने तत्काल रोक लगाई उस पर। और गौ वध पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी गाय की हत्या कश्मीर में नहीं होगी। जैनुल आबदीन लगाने वाला पहला शासक था। और सती प्रथा जो हिंदू की एक कुरीति थी, जिसमें किसी के पति के मर जाने पर उसकी विधवा को पति के चिता के साथ ही जला दिया जाता था, तो यही प्रथा सती प्रथा थी और इस पर भी इसने जैनुल आबदीन ने रोक लगाई थी। और देखिए यह कहा जाता है कि कश्मीर में अपने शासन काल में हिंदुओं को उच्च पद पर आसीन किया था, जिसके कारण देखिए कश्मीर का इसे अकबर कहा जाता है। और हिंदुओं को ऊंचे पद दिए थे, जिसमें एक थे विद्वान श्री भट्ट थे, जिसको न्याय मंत्री और दरबार का चिकित्सक भी बनाया था। 1467 में जैनुल आबदीन की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी कश्मीर पर कमजोर पड़ने लगते हैं। और बाद में देखा जाता है तो हुमायूं के समय हुमायूं का एक संबंधी या कहा जाता है उसका चचेरा भाई जो हुमायूं का था, मिर्जा हैदर दोगलत, वह कश्मीर पर अधिकार कर लेता है। और बाद में देखा जाए तो कश्मीर को अकबर के द्वारा मुगल शासन में सम्मिलित कर लिया। बंगाल को देखते हैं तो बंगाल अगर देखा जाए तो मध्यकाल में एक विचित्र प्रदेश के रूप में रहा है। यह दिल्ली की सल्तनत की सत्ता को नाम मात्र ही स्वीकार किया है। यहाँ लगातार विद्रोह होते ही रहे। तो आइए इसके इतिहास को देखा जाए तो मोहम्मद गोरी का गुलाम बख्तियार खिलजी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। तो आप जैसा जानते हैं कि मोहम्मद गोरी के बहुत से गुलाम थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को वह अपने भारत में विजित प्रदेश का सर्वे सर्वा बनाकर वह गजनी वापस से लौट जाता है और बख्तियार खिलजी ही उसके एक गुलाम में से रहता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का था, तो उसी के अधीन बख्तियार खिलजी ने भी बंगाल पर अपना अधिकार जमाया, तो वह दिल्ली सल्तनत के ही अधीन रहा था। तो आगे देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही बख्तियार खिलजी के वंशजों ने बंगाल पर शासन किया। और उस समय यानी बलबन के समय, यानी गुलाम वंश के समय ही जब बलबन का शासन था, तो वहां तुगरिल खां का विद्रोह हुआ, जो कि कहा जाता है बख्तियार खिलजी का ही वंशज था। तो तुगरिल खां की विद्रोह को रक्त और लौह की नीति से बलबन ने उसे निर्दयता पूर्वक कुचल डाला और अपने पुत्र बुगड़ा खां को, देखिए बुगड़ा खां उसका पुत्र का नाम है, बंगाल का शासक बना देता है। आज देखा जाए तो खिलजी वंश के जो उत्तराधिकारी हैं या फिर बुगड़ा खां के जो समर्थक हैं, उनमें कमजोर स्थिति आने के कारण गियासुद्दीन तुगलक का बंगाल पर अभियान होता है और बंगाल में वह अपने समर्थक नासरुद्दीन को अपना वहां का शासक बना देता है और वह दिल्ली सल्तनत के ही अधीन काम करता है। लेकिन वहां नासरुद्दीन को गियासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम के सिक्के जारी करने और नाम के पहले सुल्तान लगाने की इजाजत प्रदान कर दी। और गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांट दिया था, जिसमें देखिए पहला है लखनौती उत्तर बंगाल को, सोनारगांव पूर्वी बंगाल को और चटगांव दक्षिण बंगाल को। और 1345 में हाजी इलियास यानी शमसुद्दीन जिसका नाम था, बंगाल का स्वतंत्र शासक बन जाता है। इसका दिल्ली से कोई संबंध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और यह काल रहती है मोहम्मद बिन तुगलक का काल। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासकों ने बंगाल पर अभियान करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो गई। जैसे देखिए, ध्यान रखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए 1453 में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल होकर वापस दिल्ली चला जाता है। फिर देखिए 1459 में सिकंदर लोदी का आक्रमण होता है बंगाल पर, लेकिन वह भी वहां अभियान को पूर्ण नहीं करता है और असफल होकर वापस से लौट आता है। उसके बाद 1493 में बंगाल पर हुसैन शाही वंश, वही स्थानीय शासक हुसैन शाह ने हुसैन शाही वंश की वहां स्थापना कर दी थी। और उसके बाद देखा जाए तो 1538 में
हुसैन शाही वंश को समाप्त कर देता है शेरशाह सूरी, और वहां पर वो अफगानी शासक को बिठा देता है। तो मतलब अब से वहां बंगाल पर हुसैन शाही वंश की समाप्ति और उसके बाद शेरशाह के द्वारा नियुक्त अफगानी शासन प्रारंभ हो जाता है। अंत में 1576 में अकबर का बंगाल के खिलाफ अभियान होता है, और बंगाल को देखा जाए तो वह मुगल शासन के अंतर्गत अकबर ले आता है। तो आपने देखा कि बंगाल अभियान के समय गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांट दिया, लखनौती, सोनारगांव और चितगांव के रूप में। तो देखा जाए तो 1345 में पहला शासक ये रहा हाजी इलियास खां, जिसने स्वतंत्र रूप से बंगाल का शासक तो ये घोषित किया ही अपने को, और साथ में इसने बंगाल विभाजन जो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था उसको रद्द कर दिया। तो अब ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर हाजी इलियास खान कौन है। तो यह है दिल्ली सल्तनत का सूबेदार जो था अलाउद्दीन अली शाह, उसका यह एक सरदार था। इसने अपनी राजधानी अलाउद्दीन अली शाह ने अपनी राजधानी एक्चुअल लखनऊ से पांडुआ कर ली थी, और सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1338 में ही इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, लेकिन यह पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहा, ना कि बंगाल विभाजन को रद्द कर सका। तो बंगाल विभाजन को एक्चुअल 1345 में हाजी इलियास खान ने रद्द किया। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं बंगाल के प्रमुख शासक को, जिसमें एक नाम है सिकंदर शाह का। 1357 से 1379 तक इसने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने इसके समय आक्रमण किया, लेकिन देखा जाए तो सिकंदर शाह के समय जो आक्रमण हुआ था फिरोज शाह तुगलक का, उसमें वह असफलता फिरोज शाह तुगलक को हाथ लगी। देखिए, इसने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया 1364 में, ध्यान रखिएगा। और गयासुद्दीन आजम शाह अगला शासक है 1379 से 1409 तक। अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसके समय भी जब दिल्ली सल्तनत के शासक ने बंगाल पर आक्रमण किया तो देखा जाए तो कर मुक्त होकर भूमि बांटी इसने, लेकिन इसकी न्यायप्रियता या लोकप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी गयासुद्दीन आजम शाह का कि बंगाल की जनता ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया दिल्ली सल्तनत के शासकों पर। अब आगे आइए, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इसका कालखंड है 1493 से 1518। इसने राजधानी पांडुआ से गौड़ यह ले गया। देखिए, एक था अलाउद्दीन अली शाह जिसने राजधानी को लखनऊ से पांडुआ ले गया। पांडुआ भी पश्चिम बंगाल में हुगली जिला में है, जबकि इसने अलाउद्दीन हुसैन शाह जो था राजधानी को पांडुआ से गौड़ ले गया। गौड़ मालदा डिस्ट्रिक्ट में है आज, और यह भी पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में जानने योग्य बात है कि इसके समय जो चैतन्य महाप्रभु थे वह अलाउद्दीन के समकालीन थे, और अलाउद्दीन ने सत्य पीर नामक आंदोलन चलाया था, ये भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ गौर कीजिएगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय मालाधार बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की, जिसके कारण मालाधार बसु को गुणराज खान की उपाधि मिली, और इनके बेटे को सत्य राज खान की उपाधि दी गई थी। तो ये 2 तथ्य है, इसको ध्यान में रखिए। अरे बंगाल में देखा जाए तो हुसैन शाही वंश की समाप्ति हो जाती है, और 1538 में शेरशाह सूरी ने इस पर अफगान शासक की नियुक्ति करता है। तो देखिए, इसी अफगान शासक में नासुद्दीन नुसरत शाह अंतिम शासक होता है, जिसमें 1519 से 1532 तक शासन किया। और गौर यदि कीजिएगा तो गौर में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था, और बाबर ने इसे घाघरा के युद्ध में पराजित किया था। देखिए, घाघरा के युद्ध जो है बाबर और अफगानों के बीच लड़ा जाता है। यह 6 मई 1529 को लड़ा गया युद्ध है, और इससे पूर्व 21 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना करता है, और भारत पर एक तरफ से देखा जाए तो उत्तर भारत पर इसका शासन प्रारंभ हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए इसमें। और बाद में देखिएगा, फिर मुगल सम्राट अकबर ने 1576 में बंगाल को पूर्णतः देखा जाए तो मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये भी आप डेट ध्यान में रखिएगा, मुगल पढ़ाया जाएगा उसमें देखना है। अब देखिए, मालवा का राज्य जो कि ये एमपी में है, तो मालवा में देखा जाए तो इसमें अगर इसके प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो परमार राजपूत का यहाँ शासन होता है इस पर। और ये देखिए, नर्मदा ताप्ती के बीच अवस्थित एक बहुत ही शानदार प्रदेश है, जिसका हमेशा से भारत में महत्व रहा है।
और इल्तुतमिश ने इस पर अभियान किया था लेकिन असफल रहा था। और बाद में देखा जाए तो 1310 में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आइन उल मुल्क मालवा पर अधिकार करता है और वहां के शासक महलक देव को पदच्युत करके अपनी सत्ता स्थापित करता है। तो देखा जाता है आइन उल मुल्क को ही अलाउद्दीन खिलजी ने उसे प्रांतपति वहां का नियुक्त कर दिया था। देखा जाए तो मालवा पर दिल्ली सल्तनत का जो नियंत्रण रहता है 1310 से 1398 तक के रहता है। और 1398 में जैसा आप जानते हैं तैमूर लंग के आक्रमण का फायदा उठाकर बहुत से सूबेदार स्वतंत्र हो जाते हैं। इसमें मालवा का भी सूबेदार रहता है। देखिए दिल्ली सल्तनत की ओर से दिलावर खां गोरी को मालवा का सूबेदार बनाकर भेजा जाता है, लेकिन 1401 ईस्वी में मालवा को दिलावर खां ने स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहां पर गोरी वंश की स्थापना की और अपने को यह सुल्तान घोषित नहीं किया। और देखिए आगे देखा जाए तो इसका पुत्र जो था 1405 में अलप खां शासक बनता है और अपना नाम हुशंग शाह के नाम से वह पद धारण करता है और इसने अपनी राजधानी धारा से मांडू कर दी थी, ये ध्यान रखना है। और यह एक बहुत शक्तिशाली शासक रहता है, यह अपने निकट के पड़ोसी गुजरात पर भी आक्रमण करता है, यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत पर भी आक्रमण करता है। और देखा जाए तो यूपी के क्षेत्र में स्थित प्रमुख राज्य सरकी वंश पर भी इसने अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन इसको कोई सफलता नहीं प्राप्त होती है और यह अपनी युद्ध में ही शक्ति को छीन कर डालता है। और उसके बाद देखा जाए तो इसका पुत्र गाजी खां मोहम्मद शाह जो कि एक दुर्बल शासक साबित होता है, 1435 ईस्वी में शासक बनता है। राज्य की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। तो उसी के बाद देखिए क्या होता है कि इसी के कमांडर यानी सेनापति महमूद शाह खिलजी ने इसकी हत्या कर दी गाजी खां मोहम्मद शाह की। और इसी कारण अब ये खिलजी मालवा में देखा जाए तो खिलजी वंश की स्थापना होती है कितना 1436 में। अब 1436 में होने के बाद महमूद खिलजी एक योग्य शासक सिद्ध होता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि इससे प्रभावित होकर मिस्र के खलीफा ने इसकी सुल्तान की उपाधि भेजा था। तो ये अपने नाम के आगे सुल्तान की उपाधि लगाता है। और देखिए नासरुद्दीन सुल्तान बनता है फिर, लेकिन इसकी हत्या करके महमूद खिलजी की हत्या करके नासरुद्दीन सुल्तान बनता है, लेकिन यहाँ विलासी होने के कारण फिर मालवा की स्थिति दयनीय हो जाती है। और फिर देखिए इसकी हत्या महमूद द्वितीय के द्वारा यानी इसी के वंश के खिलजी वंश के ही महमूद द्वितीय द्वारा नासरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है और यह फिर सुल्तान बन जाता है। और लेकिन यह योग्य शासक रहता है, साहित्य कला का सबका संरक्षक और प्रेमी होने के बावजूद भी देखा जाए तो आंतरिक विद्रोह को यह संभाल नहीं पाता है और यह अपना सलाहकार चंदेरी का शासक मेदिनी राय को बना देता है, जिससे अंदर के जो सरदार रहते हैं उसके राज्य के ये क्रुद्ध हो जाते हैं और वहां ये जितने भी सरदार थे वह मुजफ्फर शाह जो कि गुजरात का शासक था उससे सहायता लेता है। तो गुजरात का शासक मालवा पर आक्रमण करता है, लेकिन उसी समय चंदेरी का शासक जो मेदिनी राय है वो राणा सांगा को आमंत्रित करता है आक्रमण करने के लिए। तो राणा सांगा के द्वारा देखा जाए तो मालवा के शासक महमूद द्वितीय और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह दोनों को पराजित कर दिया जाता है। लेकिन राणा सांगा के द्वारा मतलब किसी प्रकार से कटौती किए बिना मेरे राज्य का नुकसान हुए बिना महमूद द्वितीय को राज्य लौटा दिया जाता है, लेकिन यह इसको अपमानित समझता है और यह फिर रतन सिंह पर आक्रमण कर देता है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो राणा सांगा के उत्तराधिकारी पर यह आक्रमण कर देता है। तो फिर इसे पराजय मिलती है, जिस गुजरात के शासक के बहादुर शाह का भगोड़ा भाई चांद खां को देखा जाए तो मालवा का शासक के महमूद द्वितीय के द्वारा मालवा में शरण दे दी जाती है, जिसके कारण बहादुर शाह क्रुद्ध हो जाता है और वह मालवा पर आक्रमण करता है और यहाँ पर महमूद द्वितीय की भी वो हत्या कर देता है और मालवा को गुजरात राज्य में सदा के लिए मिला देता है। इस प्रकार देखा जाए तो मालवा की कहानी समाप्त हो जाती है। अब आइए मालवा के स्थापत्य को देखा जाए कि कौन कौन से प्रमुख शासकों ने किस स्थापत्य का निर्माण किया है। तो मांडू के किले, हिंडोला भवन और दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह के द्वारा किया गया है, जिसमें देखिए दरबार हॉल एक प्रमुख स्थापत्य है, ध्यान रखिएगा। और बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण सुल्तान नासरुद्दीन शाह के द्वारा कराया गया है, ये भी ध्यान में रखिए। और तीसरा देखिए
जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी द्वारा मांडू में करवाया गया है और कोशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थल पर बनवाया है। तो ये अब गुजरात को देखते हैं। गुजरात पर 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण होता है और वहां के राजा कर्ण को, जो बघेल वंशी राजा थे, उसको पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात को दिल्ली सल्तनत का भाग बना दिया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का यह भाग देखिए 1297 से 1401 तक रहता है। जैसे कि अन्य सूबे में हुआ था, उसी तरह 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और कमजोर उत्तराधिकारी से सूबेदार बगावत कर उठते हैं और अपने को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। वही घटना गुजरात के साथ भी होती है। तो देखिए 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा गुजरात का सूबेदार जफर खां को नियुक्त किया जाता है और जफर खां 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र रूप से अपने को सुल्तान घोषित कर देता है। तो आगे आइए, इसमें प्रमुख शासक को देखा जा सकता है, जिसमें से प्रमुख शासक कौन कौन है। अहमद शाह है 1458 से 1511, फिर महमूद शाह बेगरा है, फिर बहादुर शाह है और बहादुर शाह गुजरात का अंतिम शासक होता है। आगे देखिए, अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था किसने? अहमद शाह ने। और गुजरात का प्रसिद्ध शासक हुआ महमूद बेगरा। यह कहा जाता है कि वहां अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो इसमें महमूद बेगरा ने ही गुजरात में शांति व्यवस्था कायम की और कहा जाता है कि काफी लंबे समय तक यह शासन किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। और गुजरात का प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद एवं चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया था। गुजरात का शासक महमूद बेगरा दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी का मित्र था। कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार कोई उपहार गुजरात के शासक को भेजा था। और कुछ तथ्य ध्यान में रखें। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने महमूद बेगरा को विश्व पुरुष कहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बार्थोमा जो एक यात्री है, वह महमूद बेगरा के बारे में कहा है कि उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह सिर के पीछे से घुमाकर बांधता था, यानी सिर के पीछे वो अपनी मूछों को बांधता था। तो देखिए, उदयराज एक दरबारी कवि था जिसने महमूद चरित्र लिखा है, मतलब सुल्तान की प्रशंसा की है। और मलिक गोपी जो है वह बेगरा का मुख्यमंत्री था और मलिक गोपी को कहा जाता है कि वह एक ब्राह्मण था। आगे देखिए, हुमायूं ने हार के बाद दीव को, दमन द्वीप जो था, दीव को बेगरा ने पुर्तगालियों को सौंप दिया। मंजू कलावंत एक संगीतज्ञ था जिसे बेगरा ने संरक्षण प्रदान किया था। ध्यान में रखिए, मंजू कलावंत संगीतज्ञ का नाम है। और मीरात ए सिकंदर शाही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें गुजरात के समकालीन इतिहास को स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका लेखक 1611 में यह पुस्तक लिखी गई है और किसकी रचना है? सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू की रचना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार आप गुजरात क्षेत्र को देखें। आइए